तो ये पार्ट 3 है यूनियन एंड स्टेट एग्जीक्यूटिव्स का। तो आगे बढ़ते हैं। ये कुछ डिटेल मेरे बारे में। अब इस पर्टिकुलर लेक्चर के लिए आपको 1 से लेकर 22 तक मार्क करना है अपनी कॉपी में, और क्रेडिट सिस्टम पे ध्यान देना है ना। आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू द पावर ऑफ द गवर्नर। पावर ऑफ गवर्नर से रिलेटेड कौन सा नहीं है? डिप्लोमेटिक एंड मिलिट्री पावर, power of appoint advocate general, summoning, proroguing and dissolving state legislature, power to grant pardon, reprise, respite और रिमिशन ऑफ पनिशमेंट। बिल्कुल देखो, ये तीनों के तीनों जैसे प्रेसिडेंट के पास भी होता है वैसे ही गवर्नर के पास भी होता है, लेकिन डिप्लोमेटिक और मिलिट्री पावर जो है वो नहीं होता किसके पास? गवर्नर के पास, बल्कि प्रेसिडेंट के पास होता है। हमसे पूछा था नॉट रिलेटेड, दैट्स वाई ऑप्शन ये हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन समझते हैं। A governor possesses executive, legislative, financial, and judicial power. However, he has no diplomatic, military, or emergency power like the president. आगे बढ़ते हैं कि इसमें important tips क्या है। Governor is the constitutional head of the state government. He plays a two-fold function as the constitutional head of the state government and a link between the center and the state government. Governor of a state is appointed by the president by warrant under his hand and seal. आर्टिकल 153 बोलता है कि दैट देयर शुड बी अ गवर्नर फॉर ईच स्टेट। देयर शुड बी है ना, हर स्टेट के लिए एक गवर्नर होना चाहिए, इस पर आर्टिकल 153। बट अंडर द 7th अमेंडमेंट एक्ट 1956 ये बोल दिया कि सेम पर्सन कैन बी अपॉइंटेड एज द गवर्नर ऑफ द वन और मोर स्टेट। ध्यान रहे कौन सा अमेंडमेंट? 7th अमेंडमेंट। कब? 1956 में। फॉलोइंग आर द पावर एंड ड्यूटीज परफॉर्म बाय द गवर्नर इन स्टेट, दे आर एज फॉलो। अब गवर्नर के पास कौन कौन से पावर एंड ड्यूटीज होती है समझो। पहला है कि दे हैव पावर टू अपॉइंट एडवोकेट जनरल। दूसरा, दे कैन समन, प्रोलॉग एंड डिसॉल्व स्टेट लेजिस्लेचर। अगला, दे हैव पावर टू ग्रांट पार्डन, रिप्राइज, रिस्पेक्ट। जो ऊपर तीनों ऑप्शन थे वो पूरा पूरा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिगार्डिंग द ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ गवर्नर इज नॉट करेक्ट। ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ गवर्नर पूछा है, कौन सा करेक्ट नहीं है? इट इज नॉट अ डिस्क्रेशनरी पावर। अब ध्यान से समझो, इट इज नॉट अ डिस्क्रेशनरी पावर। ओके, अगला बाकी देख लेते हैं पहले, फिर आते हैं सोल्यूशन पे। द गवर्नर में विड्रॉ द ऑर्डिनेंस एनी टाइम। बिल्कुल ठीक है। द ऑर्डिनेंस पावर कैन बी एक्सरसाइज व्हेन द लेजिस्लेचर इज नॉट इन सेशन। बिल्कुल। द एड एंड एडवाइस ऑफ मिनिस्टर इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर डिक्लेयरिंग द ऑर्डिनेंस। ओके, अब ध्यान से समझो कि हमें ऑर्डिनेंस लगाना है और उसके लिए जरूरी है, और गवर्नर किसके एड एंड एडवाइस पे काम करता है? मिनिस्टर के। तो ये तो होना ही चाहिए, और हमसे नॉट करेक्ट पूछा तो ये बोला नॉट ना, नॉट रिक्वायर्ड, दैट्स वाई यही हो जाएगा। और इट इज नॉट अ डिस्क्रेशनरी पावर। बिल्कुल, ये डिस्क्रेशनरी पावर नहीं है उसका, किसका? गवर्नर का, जब बल्कि एक ऐसा पावर है, लेजिस्लेटिव पावर है, क्योंकि लेजिस्लेट कर रहा है ना ऑर्डिनेंस ला के, राइट। तो ये डिस्क्रेशनरी पावर नहीं है, लेजिस्लेटिव पावर है। तो ऑप्शन डी जो है करेक्ट हो जाएगा कि द एड एंड एडवाइस ऑफ मिनिस्टर इज नॉट रिक्वायर्ड। एक्चुअल में रिक्वायर्ड होता है, नॉट करेक्ट पूछा था, इसलिए हमारा ऑप्शन डी हुआ। तो आप देख सकते हो इसका एक्सप्लेनेशन कि एज पर आर्टिकल 213, ध्यान रहे आर्टिकल 213 empowers the government to promulgate ordinance during recess of the legislation। तो इंपॉर्टेंट टिप ध्यान में रखते हैं कि गवर्नर ऑफ एन इंडियन स्टेट ड्रॉ ऑर्डिनेंस कहाँ? 213 में। अच्छा, एक बात बताइए, तो हमारे प्रेसिडेंट साहब है ना, कौन से आर्टिकल के थ्रू है ना ऑर्डिनेंस लाते हैं? कमेंट बॉक्स में कमेंट करो तुरंत के तुरंत। द गवर्नर कैन ओनली इशू ऑर्डिनेंस व्हेन द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ अ स्टेट और वेयर देयर आर टू हाउसेस इन अ स्टेट, बोथ हाउसेस आर नॉट इन द सेशन। Governor's ordinance making power is not a discretionary power. This means that he can promulgate or withdraw an ordinance only on the advice of the Council of Ministers, headed by the Chief Minister. Next question. Which one of the following statement about the ordinance making power of governor is all correct? अभी हमने देखा कि it is a discretionary power नहीं, it is not a discretionary power। पहला नहीं होगा, पहला गया सी गया, ए गया सी गया। दूसरा, The governor himself is not competent to withdraw the ordinance at any time। बिल्कुल गलत, क्योंकि अभी ऊपर देखा हो किसी टाइम विड्रॉ कर सकता है। तो ये होगा नाइदर डी, नाइदर वन नॉर टू, है ना, डी ऑप्शन। ठीक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटिंग टू द ड्यूटीज ऑफ द गवर्नर इज आर करेक्ट? दो ड्यूटी। The duty of the governor as a constitutional head of the state do not become the subject matter of question or debate in the parliament। Okay,
इस पे होल्ड करते हैं, अभी दूसरे को पहले पढ़ते हैं कि वेयर द गवर्नर टेक्स अ डिसीजन इंडिपेंडेंटली ऑफ हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर or where he acts as the chief executive of the state under presidential rule, his actions are subjected to scrutiny by the parliament। बिल्कुल पार्लियामेंट जो है स्क्रूटनी तो कर ही सकती है उसके एक्शन को, है ना। ओके, तो दूसरा तो सही है, लेकिन पहला को फिर से पढ़ते कि द ड्यूटी ऑफ गवर्नर एज ए कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट डू नॉट बिकम द सब्जेक्ट मैटर ऑफ क्वेश्चन और डिबेट इन पार्लियामेंट। अरे अगर इस पर कॉन्स्टिट्यूशन वो नहीं चल रहा है ना, भले ही कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है, ऐसा काम कर रहा कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल के स्कोप में नहीं है, तो ऑब्वियस है उसको तो मैटर डिबेट कर ही सकते हैं, बात कर ही सकते हैं उस पर। तो पहला गलत है जो बोला नहीं कर सकते, और दूसरा सही है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए कि पहला गलत दूसरा सही, पहला गलत दूसरा सही। ठीक है, एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि ड्यूटीज ऑफ द गवर्नर एज ए कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट डू नॉट बिकम द सब्जेक्ट मैटर, ऐसा ऐसा, और डिबेट इज नॉट करेक्ट, है ना। एज एनी मैटर ऑफ अटमोस्ट इंपॉर्टेंट कैन बी डिस्कस्ड इन द पार्लियामेंट। और पार्लियामेंट दूसरा वाला एकदम क्लियर है आपको कि बिल्कुल होना ही होना चाहिए कि एज पर आर्टिकल 153 से लेकर 162 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंसिस्ट ऑफ द रिलेवेंट प्रोविजन रिलेटेड टू ऑफिस ऑफ गवर्नर। ध्यान रहे कहाँ से कहाँ तक, 153 से 162 तक गवर्नर से रिलेटेड आर्टिकल्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। द गवर्नर इज द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। कौन अपॉइंट करता है? बाई प्रेसिडेंट बाई वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील। ध्यान रहे। अगला आर्टिकल 153 कहता है कि देयर शुड बी अ गवर्नर फॉर ईच स्टेट। अच्छा, ये सारा कुछ हमने देख लिया है ना, तो फिर से अभी उसको नहीं देखेंगे। ध्यान रहे कि सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, कम से कम 35 ईयर होना चाहिए बनने के लिए क्या गवर्नर। उसके अलावा देयर 3 आर 2 कन्वेंशन दैट हैव कम टू डेवलप विथ रिगार्ड टू अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर। क्या क्या? मस्ट नॉट बिलोंग टू द स्टेट वेयर ही इज अपॉइंटेड। मतलब जिस स्टेट का वो है इंडिविजुअल, उसी स्टेट का गवर्नर उसको नहीं बनाना है, ठीक है। एंड कंसल्ट द चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट वेयर टू बी अपॉइंटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया वेर डिफीटेड बाय अ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, है ना। तो चारों में से नो कॉन्फिडेंस है ना, नो कॉन्फिडेंस मोशन से कौन कौन डिफीट किए गए? तो ये 4 ऑप्शन है। देखो, अटल बिहारी वाजपेयी जी का तो लगभग सबको याद रहता है ना, क्योंकि वो उनका स्पीच है ना पार्लियामेंट में कितना फेमस हुआ। तो अटल बिहारी वाजपेयी जी तो पक्का मतलब होंगे ही होंगे। तो ये बी वाला गया, बचा कौन सा? या तो ए होगा, या तो सी होगा, या तो डी होगा। तो अनफॉर्चुनेटली इसमें वीपी सिंह है ना, मोरारजी देसाई, एचडी देवगौड़ा, चारों के चारों लोग ऐसे हैं जो कि डिफीटेड बाय अ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुए थे। कब कब वो देख लेते हैं डेट। मोरारजी देसाई जी 1978 में, वीपी सिंह 1990 में, है ना, और एच डी देवगौड़ा 1997 में, अटल बिहारी वाजपेयी 1999 में। ओके, नो कॉन्फिडेंस मोशन सभी को पता है, रूल 198 ऑफ लोकसभा इंट्रोड्यूस करता है, किया जाता है बस लोकसभा में। उसके लिए जरूरी है कि वो सपोर्ट किया जाए कम से कम 50 मेंबर से, और डिबेट होता है। नॉट एबल टू प्रूव मेजॉरिटी, गवर्नमेंट हैज टू रिजाइन, सिंपल मेजॉरिटी, है ना। नेक्स्ट, द इलेक्टोरल कॉलेज फॉर इलेक्टिंग द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डज नॉट इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग। तीनों में से कौन सा नहीं है? देखो, ऑल इलेक्टेड मेंबर ऑफ राज्यसभा बिल्कुल होते हैं, ऑल इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट बिल्कुल, ये भी होते हैं। अगला, ऑल मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल, नहीं, ये नहीं होते, और हमसे नहीं ही पूछा था, तो इसलिए तीसरा जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, ये अच्छा हम देख चुके हैं तो बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, ठीक है, सब पता है हमें, राइट। ये अच्छा, ये स्टार्टिंग में ही देख लिया था पूरा पूरा डिटेल में, तो इसलिए आप एक बार जस्ट सरसरी निगाहों से देख लेना उनको। अगला क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पावर्स हैज नॉट बीन कन्फर्ड ऑन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। चारों में से कौन सा पावर प्रेसिडेंट के पास नहीं है? पहला, अपॉइंटमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर, बिल्कुल वही करते हैं। दूसरा, टू डिसाइड एट इज हर डिस्क्रेशन एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ अ मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट। ध्यान रहे, बोला डिस्क्रेशन, उसके उनके पास डिस्क्रेशन होता है। इसको होल्ड पे डालते हैं अभी। अगला पहले देख लेते हैं कि मतलब अगर इसमें डाउट है ना, तो बाकी देख लो ना, कि कम से कम उसमें तो कोई डाउट नहीं है, वो तो क्लियर होना चाहिए, फिर इस पे आएंगे, राइट। टू ग्रांट पार्डन टू अ पर्सन हु हैज बीन पनिश्ड बाय अ कोर्ट मार्शल, ओके। टू रिमूव अ जज ऑफ द हाई कोर्ट, ओके, बिल्कुल ठीक है। तो कोर्ट मार्शल भी हुआ हो ना, तो भी उसको पार्डन कर सकते हैं, हमारे प्रेसिडेंट के पास पावर होती है। और जज को, हाई कोर्ट के जज को तो रिमूव कर ही सकते हैं ना। और फिर बचा कौन सा, जो बी वाला कंफ्यूजन वाला था कि टू डिसाइड एट हिज डिस्क्रेशन। तो ये उनका डिस्क्रेशन नहीं होता, उन्हें इलेक्शन कमीशन के साथ मिल के डिसाइड करना होता है
कि वो डिस्क्वालिफाइड है कि नहीं है। इस पर आर्टिकल आप बताओगे 101 है या फिर 102 है, ठीक है। कमेंट करके बताओ कि प्रेसिडेंट कब किस आर्टिकल के अंदर किसी को डिस्क्वालीफाई करता है। एक तो है स्पीकर, है ना, स्पीकर करता है, दूसरा प्रेसिडेंट करता है इलेक्शन कमीशन से कंसल्ट करके। तो बताओ कौन सा है। तो ये आप देख सकते हो कि डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, है ना, it shall be referred to the president for decision. However, the president decision is not discretionary in his matter. The president is required to obtain the opinion of the election commission and act according to that opinion. Therefore, this power does not come under the president discretion. आई होप कि क्लियर है, लेकिन अभी भी आपको आर्टिकल नहीं पता चला तो आर्टिकल आपको देख के कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द गवर्नर ऑफ ए स्टेट में एक्सरसाइज डिस्क्रिशनरी पावर। ध्यान रहे डिस्क्रिशनरी पावर बोल रहा है ना, व्हेन ही और सी इज नॉट कन्विंस्ड बाय द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। बिल्कुल। अगला, दैट कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड हिम और हर टू एक्ट इन और हिज हर डिस्क्रेशन इन सर्टेन मैटर। बिल्कुल। अगला, ही और सी इज अपॉइंटेड एज द एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ एडजॉइनिंग यूनियन यूटी, है ना। अब इसमें डाउट है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। तो पहला दूसरा तो पक्का हो गया, तो इसलिए इसका ऑप्शन ए होगा या तो बी होगा। तो तीसरे वाले को एक बार फिर से पढ़ते हैं। ही और सी इज अपॉइंटेड एज द एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ एन एडजॉइनिंग यूटीज। तो वहां पे डिस्क्रिशनरी पावर तो उसके पास होना ही होना चाहिए, है ना, अगर यूटी का उसको एडमिनिस्ट्रेटर बना रहे हैं तो, राइट। तो इसलिए तीनों होना चाहिए मेरे हिसाब से। देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन क्या है। बिल्कुल तीनों होगा, लेकिन तीसरे वाले में हमें डाउट था तो उसको बहुत ही अच्छे से समझेंगे। पहला करेक्ट है क्योंकि गवर्नर में एक्सरसाइज डिस्क्रिशनरी पावर अगर वो कन्विंस नहीं है एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से। फॉर एग्जांपल, गवर्नर में रिफ्यूज टू गिव एसेंट टू अ बिल पास्ड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर if he or she believe that the bill is unconstitutional or otherwise harmful to the interest of the state. दूसरा करेक्ट है क्यों, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया स्पेसिफाई सर्टेन मैटर इन विच द गवर्नर has discretionary power which include appointing the chief minister of the state, approving the appointment of the ministers, dissolving the state legislatures and giving assent to the bills passed by the state legislature. तीसरा भी करेक्ट है। ऐसा क्यों है, अब इसको ध्यान से पढ़ते हैं कि इन केसेस where the governor is appointed as the administrator of an adjoining union territory, they have the power to exercise discretionary power इन दी एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ दैट टेरिटरी। ये तो बिल्कुल ठीक है ना, लेकिन एग्जाम्पल नहीं दिया, कोई बात नहीं, पहले वाले पार्ट की तरह कोई दिक्कत नहीं। आप बस ध्यान रखो आप कि हाँ डिस्क्रिशनरी पावर होना ही होना चाहिए। अगला 133 क्वेश्चन बोल रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इज नॉट करेक्ट। द पर्सन मस्ट बी क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड एज द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। बिल्कुल ठीक है। ही सी एंजॉय राइट ऑफ ऑडियंस ओनली इन द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। देखो इसको अगर आप पढ़ोगे ना तो ये स्टेटमेंट है कि ही और सी एंजॉय राइट ऑफ ऑडियंस इन ऑल कोर्ट ऑफ इन टेरिटरी ऑफ इंडिया। इंडिया के किसी भी कोर्ट में, है ना, राइट टू ऑडियंस एंजॉय करता है। लेकिन यहाँ पे तो बोला केवल सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में, तो ये गलत है और गलत ही पूछा था, इसलिए बी हो जाएगा। इन बाकी फैक्ट्स भी देख लेते हैं अपनी जानकारी के लिए कि ही और सी होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। बिल्कुल ठीक है। ही सी रिसीव रिमनरेशन इज डिटरमाइंड बाय द प्रेसिडेंट। बिल्कुल ठीक है ना। सारा कुछ आपने देख ही लिया है कि आर्टिकल कौन सा है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का 76 है, और ये सारा कुछ हमने देख लिया है। तो आगे बढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। इन रिलेशन टू द पावर ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। ध्यान रहे नॉट करेक्ट पूछा है ना, यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बारे में। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में अंडरटेक लेजिस्लेटिव फंक्शन ऑफ अ टेरिटरी आउटसाइड ऑफ इंडिया बाय एग्रीमेंट विद द गवर्नमेंट ऑफ दैट टेरिटरी। ओके, होल्ड करते हैं इसको, बाकी देखते हैं। द यूनियन गवर्नमेंट may not entrust a state government with functions over matters where executive power of union extend। फिर से पढ़ते हैं। The union government may not entrust a state government with function over matters where executive power of the union extend। अरे अगर executive power of union extend करता है वहां पे तो बिल्कुल कर सकता है, लेकिन ये तो बोला may not entrust, तो यही गलत हो जाएगा और हमसे नॉट करेक्ट ही पूछा था, बी हो गया। लेकिन बाकी भी देख लेते हैं। The union government may direct state for construction and maintenance of means of communication of military importance। बिल्कुल सही है। अगला, the government may with consent of government of India
इंटरेस्ट इट्स ऑफिसर विद फंक्शन ऑन मैटर विच फॉल विद इन द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट। ये भी बिल्कुल ठीक है। तो पहला और तीसरा चौथा सही है, बी वाला गलत है और हमसे गलत ही पूछा था इसलिए बी हो जाएगा। अब इसको पूरा डिटेल में देखते हैं। According to the Article 258 Clause 1 of the Indian Constitution, the President of India has the power to entrust with the consent of the government of a state certain function to that government or its officer in relation to any matter to which the executive power of union extends. Next question. Which of the following statement regarding promulgation of ordinance is correct? ठीक, President can promulgate ordinances which are of temporary duration. बिल्कुल ठीक है। An ordinance promulgated by the President has to be ratified by the Parliament within 6 weeks of its reassembly. बिल्कुल सही है। तो ये पर्टिकुलर फैक्ट आप ध्यान में रखना कि 6 वीक के अंदर जो है उसको रेक्टिफाई कराना जरूरी है। ओके, तो आर्टिकल मैंने किसी क्वेश्चन में आपसे पूछा था, ध्यान रहे कि 1 2 3 है ना। Our president has the power to promulgate an ordinance when either one or both House of Parliament are not in the session. These ordinances are temporary in nature and can be issued to address urgent matters. स्टेटमेंट 2 भी सही है कि 6 वीक के अंदर है ना, जैसे रीअसेंबल होती है पार्लियामेंट तो वैसे ही पास कराना है, रेक्टिफाई कराना है। बाकी डिटेल भी देख लेते हैं कि ऑर्डिनेंस कैन ओनली बी इंट्रोड्यूस ऑन सब्जेक्ट विद इन द लेजिस्लेटिव competency of the Indian Parliament. Or President ordinance have the same effect on the policies as acted by the Parliament, है ना, एक्ट पास बाय पार्लियामेंट। जैसे आप पार्लियामेंट एक्ट बनाती है बिल्कुल वैसा ही इफेक्ट होता है किसका, ऑर्डिनेंस का भी। आर्टिकल 213 डील्स विद द पावर ऑफ द गवर्नर टू लेजिस्लेट थ्रू ऑर्डिनेंस। अभी हमने ऊपर देखा था इसको भी। तो 1 2 3 क्या हो गया प्रेसिडेंट का, 213 किसका हो गया, गवर्नर का। ओके, Governor ordinance, state government has no power, the ordinance become null and void. और बाकी है the power to promulgate ordinance by the president and the governor is not discretionary. कैसा है, discretionary नहीं है, अभी हमने देखा था ऊपर। It require the advice of council of minister headed by the chief minister in case of state or prime minister in case of union government. Next question. Who was the president of Constituent Assembly? एकदम आसान सा क्वेश्चन, राजेंद्र प्रसाद जी। Okay, next question. Which of the following statement about the Attorney General of India is not correct? ध्यान रहे not correct पूछा है कि he shall have the right to speak in the House of Parliament, ठीक है। He shall have a right of audience in all courts in the territory of India in performance of his official duty, बिल्कुल ठीक है। He must have the same qualification as are required to be judge of the Supreme Court, एकदम सही। He is a whole time counsel for the government, बिल्कुल गलत है। whole time नहीं, part time होता है, हमसे गलत ही पूछा था इसलिए डी हो गया। देखते हैं एक्सप्लेनेशन। The Attorney General of India is the highest law officer of the government under Article 76 is not exclusively engaged as a whole-time counsel for the government. The Attorney General is free to engage in private legal practice or pursue other professional responsibility outside the realm of official duties. अच्छा, तो क्या मतलब हुआ कि यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं आ सकता? बिल्कुल आ सकता है, इसलिए जो है कुछ लिमिटेशन है उस पर। क्या क्या यहाँ पे देखते हैं। To avoid conflicts of duty, there are few limitations that are posted on the Attorney General which he keep in mind while performing his duties. क्या क्या? He should not advise or hold a brief against the government of India. He should not advise or hold a brief in case in which he is called upon to advise or appear for the government of India. He should not defend accused person in criminal prosecutions without the permission of the government of India. He should not accept appointment as a direct, है ना, any company or corporation without the permission of the government of India. तो ये 4 जो है लिमिटेशन है उस पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following commission has not examined the issue of removal of the गवर्नर ऑफ ए स्टेट? तो देखो सरकारिया कमीशन ने भी बोला था और बाकी भी तीनों ने बोला था, लेकिन ठक्कर कमीशन ने नहीं बोला था। और ठक्कर कमीशन किसके लिए था? जो इंदिरा गांधी जी का एसेसिनेशन हुआ था उसको चेक करने के लिए ठक्कर कमीशन बने थे। बहुत ही फैक्चुअल है ना, तो अगर नहीं आया तो परेशान मत हुआ इसके लिए। तो ऑप्शन बी जो है करेक्ट हो जाएगा, जब बताई दिया कि 1984 में इन्वेस्टिगेट करने के लिए एसेसिनेशन ऑफ इंदिरा गांधी जी को, है ना, ये कमीशन बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटिंग द पावर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू ग्रांट पार्डन इज नॉट करेक्ट? The president has power to grant pardon where punishment or sentence is by a court martial. हमने देखा उसमें भी कर सकता है, है ना, तो ये करेक्ट हो गया, हमसे नॉट करेक्ट पूछा था।
द प्रेसिडेंट कैन ग्रांट पार्डन इन ऑल केसेस वेयर द सेंटेंस इज अ सेंटेंस ऑफ डेथ, ठीक है। द कोर्ट पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू इज वेरी लिमिटेड in relation to the decision of president or mercy petition, ठीक है। The power to grant pardon by the president is the power that the sovereign never exercise against its own judicial mandate. ओके, ये है क्वेश्चन डिफिकल्ट, क्योंकि ऑप्शन डी जो है वो समझ में नहीं आ रहा। बाकी तीनों तो देखो समझ आ रहा था, एकदम सही कर दिया, तो ऑप्शन डी ही जो है गलत होना चाहिए। लेकिन 100% श्योरिटी नहीं है, इसमें श्योरिटी नहीं है, तो इसको हम श्योर करेंगे कैसे, पढ़ के इसका एक्सप्लेनेशन, ठीक है। तो ऑप्शन डी जो है बिल्कुल है ना, इसका इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट, नॉट करेक्ट पूछा था तो डी हो गया। द पावर ऑफ पार्डन इज अ डिस्क्रेशनरी पावर वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट एंड इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द जुडिशियरी। The president has the authority to exercise this power and grant pardon even in cases where there is judicial mandate or decisions. The power of pardon is meant to provide relief, mercy, or mitigation in certain cases, and it is not restricted by the judicial mandate. आगे important point देखते हैं कि under Article 72 of the Constitution, the president shall have the power to grant pardons, reprieves, respite or remission of president, or to suspend, remit, or commute the sentence of any person convicted of any offense where the sentence is a sentence of death. और इस पे लिमिटेशन क्या है कि प्रेसिडेंट कैन नॉट एक्सरसाइज हिज पावर ऑफ पार्डन इंडिपेंडेंट ऑफ द गवर्नमेंट, है ना। In several cases, the Supreme Court has ruled that the President has to act on the advice of the Council of Ministers while deciding mercifully. ऐसा नहीं कि वो अचानक अकेले ही कर सकते। अगला sorry, although the President is bound by the Cabinet's advice, Article 74 Clause 1 empower him to return it for reconsideration once. ध्यान है एक बार केवल। If the Council of Ministers decide against any changes, the President has no option but to accept. Next question. Sorry. Under Article 355 of the Constitution of India, it is duty of the Union to protect state against external aggression and internal disturbance. बिल्कुल यही वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। किसी ना किसी लेक्चर में हमने ये क्वेश्चन किया भी है ना, कि इंटरनल के साथ साथ एक्सटर्नल एग्रेशन भी से भी प्रोटेक्ट करना है, यूनियन का काम है स्टेट को। बाकी आप पढ़ लेना, बाकी एकदम क्लियर है ना। गलत है, पहला ही सही है क्योंकि सही ही पूछा था हमसे, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। द सेकेंड ARC कमीशन हैज प्रोड्यूस रिपोर्ट ऑन, ये भी थोड़ा फैक्चुअल है, ध्यान रखिए। एथिक्स इन गवर्नमेंट पे भी था, लोकल गवर्नेंस पे भी था, कॉम्बैटिंग टेररिज्म पे भी था, लेकिन इरेडिकेटिंग ऑफ करप्शन पे नहीं था। तो पहला, दूसरा, तीसरा जो है करेक्ट हो गया। फैक्चुअल है, ज्यादा परेशान नहीं होना अगर ऐसे क्वेश्चन नहीं आ रहे तो, है ना। ध्यान रखना बस कि आगे से गलत ना हो बस, है ना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। हु इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ इंडियन आर्म फोर्स। अगर ये नहीं आ रहा तो आपको दिक्कत होना चाहिए। क्यों? क्योंकि एकदम सिंपल क्वेश्चन है और सभी को याद रहता है, आता है कि प्रेसिडेंट जो है वो सुप्रीम कमांडर होते हैं तीनों फोर्सेस के। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू रिगार्डिंग द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। The objective resolution was proposed by Jawaharlal Nehru and passed by the Constituent Assembly, which ultimately became the preamble. बिल्कुल सही जवाब। अभी ये सारा कुछ हम लोगों ने कर रखा है ना, सेम टू सेम स्टेटमेंट हमने पहले भी लेक्चर में देखा है। The idea of preamble was borrowed by the Constitution of India, USA, बिल्कुल सही है। दो स्टेटमेंट हो गया। तीसरा, The word socialist and secular were adopted by 42nd Amendment in 1976, बिल्कुल सही है। अच्छा, इसके साथ साथ एक और वर्ड था, उसको भी प्रीएम्बल में ऐड किया था। बताओ तीसरा वर्ड कौन सा था? अगला, द प्रीएम्बल इनकॉर्पोरेट्स द फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजन ऑफ इंडिया, बिल्कुल गलत है। पहला, दूसरा, तीसरा सही है, तो ये हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहा। अच्छा, ये सारा कुछ हम देख चुके हैं, इसलिए पूरा डिटेल में नहीं जा रहे। आप चाहें, अगर आपने पहले वाले लेक्चर में अच्छे से नहीं देखा था इसको, तो पॉज करके इसको एक बार अच्छे से पढ़ लो। क्यों? क्योंकि जितनी बार आप रिपीट करोगे उतना बेहतर बनोगे, उतना रिवीजन होगा आपका, राइट। और वही मेन पर्पज है इस पर्टिकुलर लेक्चर्स का, जितने भी आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ही इज इलेक्टेड इनडायरेक्टली, बिल्कुल डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होता, इनडायरेक्टली होता है। ही इज इलेक्टेड थ्रू एन इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्टिंग ऑफ ऑल इलेक्टेड एमपीज एंड एमएलए, बिल्कुल सही है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे ऑल इलेक्टेड बोला है तो इसलिए सही हो जाएगा। तो दूसरा सही, पहला सही, पहला सही, दूसरा सही, है ना। तो सी और डी गया, बच्चा कौन सा? ए या बी होगा। तीसरा, ही इज इलेक्टेड इनडायरेक्टली, बिल्कुल नहीं, इनडायरेक्टली तो होता नहीं। अभी ऊपर देखा, सॉरी, डायरेक्टली नहीं होता, इनडायरेक्टली होता है, अभी देखा ऊपर।
चौथा, मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल हैव नो राइट टू वोट इन द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। बिल्कुल सही है, लेजिस्लेटिव काउंसिल एलिजिबल नहीं होते। तो पहला, दूसरा, चौथा, है ना। तो ऑप्शन है बी करेक्ट हो गया। आई होप कि क्लियर है। तो आगे बढ़ते हैं। सारा कुछ पता ही है, तो इस पे एक्सप्लेनेशन पे ज़्यादा टाइम नहीं देंगे। अगर आपको नहीं क्लियर है तो आप देख लेना। अगला 145 क्वेश्चन बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट रिगार्डिंग द ऑफिस ऑफ गवर्नर इन इंडिया। वन गवर्नर कैन एक्ट एज अ गवर्नर ऑफ द मोर देन वन स्टेट। बिल्कुल, 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1956। अगला, द गवर्नर हैज द पावर टू ग्रांट पार्डन, रिप्राइव, रिमिशन ऑफ द पनिशमेंट टू पर्सन कन्विक्टेड अंडर द स्टेट लॉ। ठीक है। द गवर्नर इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द चीफ मिनिस्टर ऑफ द रिस्पेक्टिव स्टेट। बिल्कुल गलत है, पहला दूसरा सही है। ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट। तो अभी मालूम है, ये सेम क्वेश्चन हमने ऑलरेडी कर रखा है ना। आई थिंक कॉन्स्टिट्यूशन, फाउंडेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन या फिर इंट्रोडक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूशन वाले, मतलब स्टार्टिंग के लेक्चर्स में। पहला है, इट इज फॉर्म ऑफ लिमिटेड गवर्नमेंट। बिल्कुल, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट बाय डेफिनेशन इज आल्सो नोन एज द लिमिटेड गवर्नमेंट। वन वेयर द कॉन्स्टिट्यूशन इज द बेसिक ऑफ पब्लिक अथॉरिटी। बिल्कुल ठीक है। वन वेयर द मोनार्क इज द फॉर्मल हेड ऑफ द स्टेट। बिल्कुल गलत है, हमारे यहाँ रिपब्लिकन गवर्नमेंट होती है, राइट। कि जो प्रेसिडेंट होते हैं वो मोनार्की नहीं होते हैं, वो रिपब्लिकन होते हैं, मतलब लोगों से इलेक्ट होते हैं, डायरेक्टली नहीं बल्कि इनडायरेक्टली, जैसा कि अभी ऊपर हमने देखा। तीसरा नहीं होगा, तीसरे को हटाओ, तीसरे को हटाओ, एक ही ऑप्शन एलिमिनेट हुआ। ओके, बच्चा कौन सा, वन वेयर देयर इज ऑलवेज अ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। तो हमें पता है कि हमेशा एडल्ट फ्रेंचाइजी रहने की जरूरत नहीं, वो तो हमारे डिस्क्रिप्शन पे है पार्लियामेंट के, तो कैसा करना चाहे। पहला और दूसरा करेक्ट हो गया, तो ऑप्शन ए जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। आई होप ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा आपको। ठीक है, तो इसका डिटेल आप देख सकते हो, ये ऑलरेडी हमने देख लिया है, तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगा रहे हैं। सो एवरीबडी, तो इसमें टोटल 22 क्वेश्चन किए। आई होप कि हर एक क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा। कहीं पे कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछना है, डिस्कस करना है। ठीक है, डाउट को अपने मन तक नहीं रखना है, उसको क्लियर करना ही करना है। तो जैसा हर लेक्चर के लास्ट में दो दो लाइन रहती है आपके लिए, आज के लिए है कि इफ यू वांट टू बी अनस्टॉपेबल, इफ यू वांट टू अनस्टॉपेबल यू मस्ट मास्टर कंसिस्टेंसी। तो देखिए, कंसिस्टेंसी जो है ना, हमेशा से एक बेहतरीन चीज़ है हर किसी के लिए। अगर किसी भी फील्ड में आप बहुत ही बेहतर करना चाहते हो तो आपको कंसिस्टेंट होना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि एक दिन में ही, है ना, बहुत कुछ कर लिया लेकिन पूरे हफ्ते 10 दिन सोते रहे, तो ऐसा नहीं चाहिए। आप थोड़ा ही करो लेकिन कंसिस्टेंट वे में, है ना, रेगुलर बेसिस पे करो। तो इस पॉइंट को ध्यान में रखना है आपको, इसके अकॉर्डिंग ही काम करना है। तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन एंजॉय कीजिए, लड़ते रहिए, बढ़ते रहिए।